बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो है सेकेंड ईयर का सिलेबस जो है चैप्टर नंबर 7 से जो है ऑनवर्ड जो है हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम जो है दो टॉपिक पढ़ेंगे। जो पहला टॉपिक है वो आपके पास है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा टॉपिक आपके पास है जो है कोल के हवाले से सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक जो है कंपाउंड। इन दोनों जो टॉपिक्स हैं हम उसमें स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पास डेली लाइफ में कहाँ यूज होती है, इंपॉर्टेंस भी वही है हमारी। और इसके बाद हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनको देखेंगे कि आपके पास कौन सा उनका जो है सोर्स है जो हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है। तो आज ये तमाम चीजें हम जो है इसी जो है लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आपको प्रॉपर जो है इस चीज की समझ आई होगी कि हमने आज क्या पढ़ा है। तो मजीद जो है हम जो है इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होती है। हमारा जो है डेली रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा है। अब इसमें सबसे पहले क्या कहता है आपके पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो सबसे पहले तो है लिविंग सिस्टम में वो यूज होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है लिविंग सिस्टम का एक पोर्शन है, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है लिविंग सिस्टम के अंदर मौजूद है, या लिविंग सिस्टम जो है आपके पास सारे का सारा डिपेंड करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। पहला पॉइंट आपके पास ये हुआ। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे कहता है हमारी जो बॉडीज हैं, हमारे जो जिस्म है वो सारे के सारे क्या है यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो है ऊपर मुनहसर करते हैं। वो किस तरह कहता है, अगर प्रोटीन है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, ये तमाम चीजें आपके पास क्या होती हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती हैं। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे चैप्टर नंबर 14 है, तो चैप्टर नंबर 14 आपके पास क्या है, सारे का सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारी बॉडीज के ऊपर जो है वो बनती हैं, जो जो चीजें इसमें बनती हैं वहां पे हम सारा कुछ चैप्टर 14 के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ वहां पे हमारे पास सारा प्रोटीन है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट्स है, न्यूक्लिक एसिड है, ये तमाम चीजें हम उसमें वन बाय वन जो है वो पढ़ेंगे। तो अभी जो हमारे पास नेक्स्ट कहते हैं एक और हमारे पास वी हैव बिकम डिपेंडेंट अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हमारे पास ये सारे का सारा जो है सिस्टम लिविंग सिस्टम है उसके अंदर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मगर इसके बावजूद कहता है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करते हैं। डिपेंड किस तरह करते हैं, अगर हमने खाना है तो हमें फूड चाहिए, तो फूड जो है आपके पास मैक्सिमम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद मेडिसिन है, वो भी आपके पास क्या है, मैक्सिमम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लोथिंग, कपड़े जो है, तो कहते हैं ये भी आपके पास क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो पहला फूड है, फूड भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। दूसरा हम मेडिसिन को देखें तो वो भी आपके पास क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। थर्ड आपके पास क्लोथिंग को देखें तो वो भी आपके पास क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और इन तीनों के बगैर लाइफ नामुमकिन सी है, ठीक है। और हमें ये तीनों जो है हम तीनों के ऊपर डिपेंड करते हैं। फूड भी होना चाहिए, मेडिसिन भी होनी चाहिए और क्लोथिंग भी होनी चाहिए, मगर ये सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। उसके बाद यहाँ पे क्या कहता है सिंथेसाइज्ड प्लास्टिक, जो प्लास्टिक हम खुद बनाते हैं, डिटर्जेंट्स, बर्तन धोने वाले इस तरह के जो साबुन हैं, डिटर्जेंट्स, सिंथेटिक रबड़ जो बनाई जाती है, डाइज वगैरह, कोई भी डिजाइन या कोई भी रंग है उनकी जो डाइस बनती हैं वो वाले। उसके बाद मेडिसिन है जो कि हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, पेंट्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, उसके बाद वार्निशेस हैं और पेस्टिसाइड, और आपके पास जो है यहाँ पे पेस्टिसाइड वगैरह जो है ये सारे के सारे क्या होते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ये वो चंद वो चीजें जो आपके सिलेबस के अंदर मौजूद है कि ये आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। हमारे पास ये तमाम चीजें जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस को बताती हैं, ठीक है। पहला टॉपिक इस तरह हमारा यहाँ पे कवर हो गया, ठीक है। अगर आपको बुक पे जो पैराग्राफ बना हुआ है
उस तरह समझ नहीं आती, तो इस चीज को जिस अंदाज से ये लिखा हुआ है आप भी अपने पास क्या कर ले, नोट डाउन कर ले, ताकि आपको पढ़ने में, याद करने में या याद करके दोबारा रिवाइज करने में आपको ये जो है हेल्पफुल हो सके, मदद दे सके। जो हमारे पास है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा हमारा टॉपिक, तो उसमें सबसे पहले आपके पास जो डेफिनेशन आती है वो आपके पास है फॉसिल फ्यूल की। अब जो फॉसिल फ्यूल जो है इसी से आपके पास बाकी सारे कंपाउंड भी है। अगर आपके पास कोयला है तो वो भी फॉसिल फ्यूल है, अगर आपके पास पेट्रोल है तो वो भी आपके पास क्या है, फॉसिल फ्यूल है, और अगर आपके पास नेचुरल गैस है तो वो भी आपके पास क्या है, फॉसिल फ्यूल है। मगर इन सब से पहले आपको इसकी डेफिनेशन से आगाही होनी चाहिए, ताकि हम जब भी टॉपिक अपने को शुरू करें, कोल को शुरू करें, आपके पास नेक्स्ट नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, जिसको भी आप स्टार्ट करें आपको सबसे पहले डेफिनेशन का पता हो कि व्हाट इज जो है फॉसिल फ्यूल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहता है, कहता है यहाँ पे जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया या नेचुरल गैस हो गया, इस तमाम के जो है आपके पास बहुत वसी जो है रिजर्वायर है, जखीरे हैं। कहां पे, फ्रॉम विच मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जहां से आप बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड निकाल सकते हैं, जमीन के अंदर ही है, तो कहते हैं बहुत सारे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां से निकाल सकते हैं। आर ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। कहते हैं पेट्रोलियम, कोल के हो या नेचुरल गैस के हो, इन तमाम के आपके पास क्या है, बहुत ही वसी जहीरे हैं। ठीक है, और इनसे क्या किया जाता है, फ्रॉम विच मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑब्टेन्ड, और इससे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो यहाँ पे ऑब्टेन किए जा सकते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां से, और इससे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ऑब्टेन किए जा सकते हैं, जिसे आप फॉसिल फ्यूल बोलते हो। अब आपके पास जो फॉसिल फ्यूल है उनमें सबसे पहला जो आज हम पढ़ेंगे, कोल। कोल को उर्दू में आप कोयला कहते हैं। अब जो कोयला है, अगर आपको कोयले का लफ्ज सुन के मेरे ख्याल से आपके माइंड में उसके चंद जो है यूजेस जरूर माइंड में आए होंगे। ठीक है, और जो चंद यूजेस हैं, मगर उससे पहले हम उसकी ज़ाहरी शक्ल शुरू को हम देखते हैं। कहते हैं इट इज सॉलिड मिनरल। आपको पता है कि ये ठोस होता है, ना ही ये लिक्विड होता है, ना ही ये किसी भी गैस की फॉर्म में होता है, और इसका रंग क्या होता है, ब्लैक कलर। आपको ये भी पता है कि इसका रंग किस तरह का होता है, ब्लैक इसका जो है वो रंग होता है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि इसकी अगर हम थ्योरी देखें, थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन, इसको बनाने के हवाले से इसकी थ्योरी क्या है, कहते हैं इट इज बिलीव्ड दैट coal was formed by the decay of remains of trees। कि ये बिलीव किया जाता है, ये यकीन किया जाता है कि जो कोयला है वो कैसे बना। कहते हैं जब आपके पास ट्रीज, दरख्त जो है जमीन में तल्फ होके दब गए, उस वक्त आपके पास क्या बना, आपके पास कोयला बना, कोल बना। इट इज बिलीव्ड दैट कोल वाज फॉर्म्ड बाय द decay of remains of trees। ट्रीज के बकिया मादा जो है उनके डके होने से जो बाकी चीजें बच गई, जो चीजें बनी, उनको उन्होंने नाम दिया कोल का। उसके बाद यहां पे कहते हैं these trees buried under earth, कब से, 500 million years, 500 मिलियन सालों पहले आपके पास जो दरख्त जो है बरीड हो चुके थे, जो दफन हो चुके थे, उन सब से क्या बना, आपके पास कोयला बना। कहते उसके बाद वहां पे क्या हुआ, केमिकल और बैक्टीरियल एक्शन हुआ, और इसने किसका जो वुड थी, वो जो ट्री था, उसको कन्वर्ट किसमें कर दिया, पीट में। पीट भी कोयले की एक किस्म है। तो कहते हैं हाई प्रेशर जब उसके ऊपर लगा और उसके बाद हाई टेम्परेचर जब उसको हमने दिया, तो क्या हुआ, फाइनली कन्वर्टेड इनटू कोल। ठीक है, जब जमीन की तहों में वो ट्री दफन होगा तो उसके ऊपर मिट्टी का, उसके ऊपर जितने भी मादनियात है उनका प्रेशर लगेगा, और उसी प्रेशर के साथ साथ उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, क्योंकि हवा तो किसी तरफ से आनी नहीं,
तो इस तरह उसका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास उसका हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर क्या करेगा, पीट को कन्वर्ट कर देगा कोल के अंदर। दोबारा से थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन को सुन ले। कहते हैं ये बिलीव किया जाता है कि जो कोयला है वो डिके ऑफ रिमेन्स ऑफ ट्री से बना, ट्री की जो बकिया मादा है उससे क्या हुआ, आपके पास कोयला बना। अब दूसरा यहां पे कहता है वो कैसे बना, कब बना, कहते जब दरख्त थे और वो बरिड हो गए, दफन हो गए, तल्फ हो गए, दफन हो गए जमीन के अंदर, और कब से हुए, 500 मिलियन साल पहले। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद केमिकल और बैक्टीरियल एक्शन हुआ, केमिकली और बैक्टीरियल एक्शन हुआ, और उसकी सूरत में आपके पास क्या बना, यहाँ पे पीट बना। और कहते हैं पीट को अब हमने यूजफुल चीजों की तरफ लेके आना है, और पीट को हमने कन्वर्ट करना है कोयले के अंदर। और उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको आपने कन्वर्ट इस तरह करना है कि जब आपके पास उसमें या जो कन्वर्ट होगा वो इस तरह होगा कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से आपके पास ये जो पीट है ये कन्वर्ट हो जाएगा कोल के अंदर, यानी कि कोयले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट ऑन द थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोल की जो थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन है उसके बारे में लिखे, तो आपको जरूर पता होना चाहिए। और ये आपके पास एमसीक्यूज में जो है वो पूछा जा सकता है। अब आपके पास ये डायग्राम बनी हुई है बुक के ऊपर, जिसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, वुड, डेड प्लांट एंड ट्री। लकड़ी जो है, जो डेड प्लांट की है वो, या जो ट्रीज है जब ये बरिड होते हैं अंडर अर्थ 500 मिलियन ईयर्स अगो, उस वक्त क्या हुआ, आपके पास बैक्टीरियल और केमिकल एक्शन की बदौलत ये जो वुड है ये पीट में कन्वर्ट हो गई, जैसा कि हमने यहां पे पढ़ा। अब कहते हैं उसी पीट को क्या किया गया, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर मिला, तो फिर ये कन्वर्ट हुआ लिग्नाइट के अंदर। लिग्नाइट के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद कहता है यहां पे फिर आपके पास यही लिग्नाइट के ऊपर प्रेशर लगाया गया, तो ये बिटुमिनस कोल के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो गया, और वही बिटुमिनस कोल जो है किसमें आ गया, एंथ्रासाइट के अंदर। और यही आपके पास क्या है, कोल है, कोयला है, जो कि यहाँ पे कह रहा है कि ये किसमें कन्वर्ट हो गया, जब आपने हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर दिया तो यही पीट जो है वो कन्वर्ट हो गई कोल के अंदर। ठीक है, तो ये तमाम स्टेजेस हैं किसी भी कोल के बनने की, कोयले की बनने की, ये तमाम स्टेजेस हैं आपके पास। दोबारा से सुन ले, पहले वुड दफन हुई जमीन के अंदर, फिर उसके बाद पीट पे कन्वर्ट हुआ, फिर लिग्नाइट के अंदर, फिर उसके बाद बिटुमिनस कोल के अंदर, और लास्ट पे एंथ्रासाइट, जो कि आपके पास कोयले की सबसे प्योर फॉर्म है। और ये आपके पास डायग्राम, इसको जरूर आपने याद रखें कि कोयले के हवाले से अगर लिखना हो तो आपने इसको जरूर याद रखना है। अब इसमें दो चीजें आपके पास, एक है आपके पास यूजेस और दूसरा है कोल इन पाकिस्तान। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूजेस को। तो सबसे पहले जब भी आपने कोयले का नाम सुना, अभी इससे पहले आपने कोयले का नाम सुना, तो आपके माइंड में एक चीज क्लिक जरूर की होगी कि हम इसे अपने डेली लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सोर्सेज ऑफ फ्यूल। आप इसे किस तरह यूज करते हैं कि इससे आप जो है सोर्सेज ऑफ फ्यूल का काम लेते हो। आप घरों में कहीं भी इस्तेमाल करें, आप कोई भी ऐसा जो है मटेरियल इस्तेमाल करें, घर में इस्तेमाल करें, कोई भी चीज बनाएं, पकाएं, कहीं भी इस्तेमाल करें, तो आपके पास ये जो फ्यूल है, ये सोर्स जो कोयला है, ये यूज होगा सोर्सेज ऑफ फ्यूल के हवाले से। इसको आप बजाय नेचुरल गैस के यूज करने के, आप कोयले का भी इस्तेमाल उसकी जगह पे कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपके पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस में भी इस्तेमाल होता है। व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कार्बोनाइजेशन? तो इसकी डेफिनेशन आपके पास ये वाली हमने लिख दी। तो क्या डेफिनेशन है? द डिस्टिलेशन कैरिड आउट in the absence of air is called destructive distillation या कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन क्या होता है कि जब आपके पास कोई भी डिस्टिलेशन है वो कैरिड आउट हो,
किसकी मौजूदगी में, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो उसे आप यहां पे नाम देते हो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का या कार्बोनाइजेशन का। तो ये आपके पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की डेफिनेशन आ गई। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कार्बोनाइजेशन। तो आपको ये जरूर पता होनी चाहिए कि जो डिस्टिलेशन कैरिड आउट हो किसकी मौजूदगी में, एब्सेंस में, किसकी गैर मौजूदगी में, एयर की गैर मौजूदगी में, उसे आप नाम देते हो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का। इसके अलावा कहता है ये जो कोल तार होता है, कोल तार क्या होता है, जिस लिक्विड के साथ जो बाद में सॉलिड हो जाती है, सड़कें बनती हैं, ठीक है, उसे आप कोल तार बोलते हो। और इसे पंजाबी में आप यहाँ जो आप लैंग्वेज में आप इसे लुक कहते हो। तो इससे क्या होता है, उसे आप कोल तार कहते हो। तो कहते हैं कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कोल तार को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी कि जब आप कोल तार को लेके आते हो तो आपके पास क्या होता है, सॉलिड होता है और टीन के अंदर, डब्बे के अंदर जो है वो आपके पास कोल तार होती है और आप इसे पिघलाते हो, उसी पिघलाने को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हो। तो उसी टीन को, उसी डब्बे को, उसी ड्रम के अंदर जिसके अंदर ये कोल तार सॉलिड फॉर्म में होती है, आप कोयला को यूज करते हो एज अ फ्यूल, और कोयले को जब एज अ फ्यूल इस्तेमाल करोगे तो इस तमाम कोल तार की क्या हो जाएगी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो जाएगी। आपके पास वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पिघल जाएगा और उसके बाद आप उसको सड़क बनाने में, रोड बनाने में इस्तेमाल में ला सकते हो। इसके बाद कहते हैं इसको पावर जनरेटिंग स्टेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है कि आप जो है कोयले के जरिए से बिजली पैदा कर सकते हो। पावर जनरेटिंग सिस्टम जो है, स्टेशन है, उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये चंद वो यूजेस है जो आपके पास बुक में मेंशन है, और अगर इसके अलावा आप डेली लाइफ में देखें तो उसको भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द यूजेस ऑफ कोल, कोयले के इस्तेमालात लिखे, तो आपको ये आने चाहिए। उसके बाद आखिरी हमारा इस टॉपिक में कोल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कहता है कि 184 बिलियन टन जो है जखीरे हैं, ठीक है, 184 बिलियन टन जो है कोयले के जखीरे हैं, कहां पे, पाकिस्तान के अंदर। पहला पॉइंट आपके पास ये हो गया। उसके अलावा कहता है कि 80%, 80% कोयला जो है ईंटें बनाने में, बेग ब्रिक्स, ईंटें बनाने में इस्तेमाल होता है। यानी कि वो जो आपके पास ईंटें बनाने वाले भट्टे होते हैं, वहां पे कोयला जो है आपके पास 80% वहां इस्तेमाल होता है और 20% आपकी बाकी जरूरियात में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये डोमेस्टिक पर्पस, जैसे आपके पास क्या है, सोर्स ऑफ फ्यूल है, आप इसे जो है डोमेस्टिक तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोल तार है, घरों में इस्तेमाल करते हैं, जो भी आपके पास डोमेस्टिक पर्पस है वहां इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद कहते हैं यहाँ पे जो सिंध कोल अथॉरिटी है, सिंध के अंदर जो कोयला जितना भी होगा उसको जो निगरानी करती है कंपनी, उसको आप कहेंगे सिंध कोल अथॉरिटी। फिर उसके बाद कहते हैं डायरेक्टरीज ऑफ मिनरल्स डेवलपमेंट ऑफ पंजाब, बलूचिस्तान एंड केपीके आर ऑल ट्राइंग टू एक्सपेंड कोल यूज इन पावर जनरेशन। यानी सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और केपीके जितनी भी आपके पास अथॉरिटीज हैं, इन तमाम की जो है जो यहाँ पे कहता है कि उन तमाम के जरिए वो क्या कर रहे हैं कि जितने भी आपके पास पावर जनरेशन स्टेशन है उन तमाम में कोयले के इस्तेमाल को एक्सपेंड किया जाए, बढ़ाया जाए। और ये जो हमारे पास 184 बिलियन टन कोयले के जहीरे हैं, इन तमाम को बड़े कार ला के हम इनके जरिए से क्या कर सके, लाइट को प्रोड्यूस किया जा सके, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सके। तो ये आपके पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड, जो पहला आपके पास कोयला है, कोल है, उस हवाले से हमने यहाँ पे डिस्कशन की। तो हमारे पास आज हमने दो टॉपिक पढ़े, एक इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा आपके पास है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये तमाम दोनों जो टॉपिक है इनकी समझ आई होगी। नहीं समझ आई तो आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको समझ आई या नहीं आई, कौन सी चीज की, कौन से पॉइंट की समझ नहीं आई। तो इंशाल्लाह आपको कमेंट का जवाब दे दिया जाएगा।
तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।